अक्सर इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं कुछ पढ़ के नहीं करता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दैट एक्चुअली. Banaras has been home to sages, artists, poets, musicians, and seekers from all parts of India. The ancient canon of texts passed down orally by the sages was written and transcribed in lanes and bylanes of this city. Over the centuries, the art of grafting and subsuming the religious and cultural ethos became the hallmark of Banaras. आज इसी बनारस, काशी या वाराणसी जो अभी का नाम है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए वर्तुल सिंह, how are you? With his brand new book, Banaras: The Journey into the Heart of City. Welcome to AU Life Podcast. How are you? I'm fine, and thank you very much for this wonderful invitation to be a part of the podcast. इस शहर के साथ मेरा एक अलग रूहानी संबंध है. I have not been to Banaras that often. Like I've been there a couple of times, but my father is born in Banaras. My grandfather was born in Banaras. वो भी एक म्यूजिकल घराना, उन सब में उनका जन्म हुआ है. मतलब my dad used to say कि जस्ट पड़ोस में राजन और साजन मिश्रा रहते थे, पीछे कोई और रहता था और सब मतलब रोज कुछ ना कुछ महफिलें जमती थी घर के आंगन में. देखिए आप जैसा आपके बातचीत से मुझे लगा कि आप बंगाली हैं. हाँ, मैं बंगाली हूँ. तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इसमें डिवोट किया है ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बंगालीज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बनारस. और अगर आपको ध्यान हो तो कलकत्ता के बाद बनारस जो था वो शहर था जहाँ पे कि एक भद्र लोक की परंपरा, भद्र लोक एज दे से, यस एज दिस एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बनारस में हुए हैं, वो वाज राजा जय नारायण घोष, जिन्होंने फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टैब्लिश किया था बनारस में. क्या बात. ही वाज अ बंगाली, ही वाज अ जमींदार फ्रॉम वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, रानी भवानी, जिन्होंने 2-3 घाट्स बनवाए. और मैं समझता हूँ कि मेरा एक चैप्टर है इसमें इनक्यूबेटर ऑफ हिंदुइज्म. ओके. बनारस एज इनक्यूबेटर ऑफ हिंदुइज्म. तो बंगाल और मराठास का इतना योगदान है 18वीं और 19वीं सदी के आसपास. व्हाट आई मेंशन इज दैट द फेम्ड सिकल ऑफ 18th and 19th century which was वो एक चमत्कृष था. कल्चरल, religious, trading opulence, what have you. True. ये मतलब बिफोर वी डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न डे वाराणसी एंड बनारस, ये काशी से जो बनारस का सिलसिला है ये कैसा है? मतलब यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग. वो यात्रा जानना बहुत जरूरी है बिकॉज कोई किसी इंसान जिसने रिसर्च किया हो इसके बारे में वो मुझे बहुत सारे एनेक्डोट्स दे सकता है. आई वुड लव टू नो हाउ डिड, जैसे बोला जाता है इंडिया में कि सबसे पुरानी विश्व की एक जो सिटी है उनमें से एक बनारस है, काशी है. बनारस बोलना गलत होगा, काशी है. और वो काशी से ट्रांजिशन होते 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 क्या क्या फंडामेंटल जो चेंजेस आए और वो अब बनारस जो बना, वाराणसी बना, वो कैसे बना? संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, काशी पर से, काशी वॉज द फर्स्ट नेम गिवन बाय द आर्यन हु माइग्रेटेड टू द मिडिल गैंजेटिक प्लेन. ओके. बिफोर दैट आई हैव डन माई रिसर्च. आई हैव रियलाइज्ड दैट देयर वर एबॉर्जिनल्स एंड द पीपल हु वर फॉलोइंग द एनिमिस्ट फेथ. Okay. And they were hunter-gatherers, okay, partly tree dwellers, okay, but nevertheless they had their own culture. Okay. It was not Hinduism. It was not Hinduism. Okay. They contributed a lot later on in the development of Hinduism. Okay. So, for example, I'll give you one example. इसमें मेरा पूरा चैप्टर है लेकिन फिर मैं आपको संक्षेप में ही बताना चाहूँगा कि जो यक्ष और नाग की जो परंपरा है बनारस में अभी भी है. इस परंपरा का सबसे बड़ा जो जनक, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो रहे हैं हमारे एबॉर्जिनल्स. दूसरा, मैंने यहाँ पे एक बीरों का जिक्र किया है. बीर अगर आप बनारस में देखें तो वो शिवलिंग की तरह होते हैं लेकिन कोनिकल होते हैं. राइट. तो ये भी एबॉर्जिनल्स इसकी पूजा किया करते थे और वो तब से अभी तक आ रहा है. तो मैं इसको कनेक्ट अप करना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी भूमिका मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में बांधनी पड़ी. काशी नाम की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी वो है थ्योरीज. एक तो ये कि आर्यन जो द रेस विच केम विदय माधव के साथ, सदनीरा नदी के साथ जो लोग आए वो अपने आप को काश्य कहते थे. काश्य. तो काश्य से काशी. ओके. अलावा इसके काश्य का एक और मतलब होता है लाइट. ओके. सो समहाउ इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअली लिंक्ड. दूसरा काशी का एक संदर्भ आप अगर ढूंढेंगे तो
ग्रीस में और ईरान एक कसोई करके एक रेस हुआ करती थी। कसोई। हाँ, ओके। वो लोग भी, उनका कहीं से हम एक तार उनका जुड़ता है, बिकॉज आर्यंस आफ्टर ऑल दे माइग्रेटेड मैनी प्लेसेस, तो वहाँ से भी काशी का वो जुड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि मैंने मिर्ज़ा गालिब को कोट किया है जिन्होंने 108 वर्सेस लिखे हैं और वो मसनवी है उनकी। उसमें से एक मसनवी उनकी है कि काशी से कशान। व्हाट इज कशान? कशान इज अ प्लेस इन ईरान। ओह। सो ये जो पूरा का पूरा जो ये वो है, तो इससे मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि इट्स अ वेरी वेरी एंशियंट सिटी विद व्हेन द पीपल दे केम हियर, द आर्यंस दे केम हियर। हालांकि इसमें लोगों को दो मत हैं कि आर्यंस माइग्रेट नहीं किए थे, आर्यंस यहीं के थे। आई विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट, बट व्हाटएवर एज ऑफ नाउ द रिकॉर्ड इज देयर, उसमें ये मानना है। हाँ, वो यहाँ के हो या कहीं से आए हो, आर्यंस उस टाइम पे थे और उन्होंने ये किया। इसका थोड़ा एंड दे, जहाँ जैसे कि सबका होता है जो कॉन्करिंग रेसेस होते हैं, दे व्हेन दे कम दे अडॉप्ट अ लॉट ऑफ द कल्चरल इथॉस एंड दिस थिंग ऑफ द कॉन्कर्ड रेस, राइट। देन इंटरमैरेज उनका होता है, अलायंसेस होते हैं और सब कुछ होता है। तो बनारस उससे पृथक नहीं था। ओके। मतलब कहीं से बनारस में वो कोई आपको ऐसा कोई अभूतपूर्ण चीज़ नहीं मिली थी। एक चीज़ अवश्य हुई थी उसमें कि आर्य जो है अपना एक बहुत ही डिस्टिंक्ट अपनी एक छवि और अपनी एक कल्चरल वो काफ़ी सालों तक बना के रखे। ओके। जो कि आपको अभी भी बनारस की गलियों में मिलता है कहीं कहीं। रियली? जैसे कि? हाँ, जैसे कि बनारस में एक अग्निहोत्र की परंपरा रही है। ओके। अग्निहोत्र से मतलब होता है कि वो अग्निदग्ध किया करते थे। आर्य जहाँ जाते थे, अग्निदग्ध संस्कृत वर्ड है, जहाँ से कि जहाँ वो जाते थे वो अग्नि लेकर जाते थे। वो अग्नि कभी बुझती नहीं थी। ओके। ये अग्नि बनारस में आके छूट गई, लेकिन उन्होंने उसको अग्निहोत्र मना कर दिया कि हम अग्निहोत्र नहीं वो कर सकते हैं। इसका जिक्र मोतीचंद ने बड़ा अच्छा किया है, डॉक्टर मोतीचंद की किताब है काशी का इतिहास उसमें। लेकिन कुछ अभी भी लोग हैं जो कि अग्निहोत्र का अभी भी उसी पारंपरिक ढंग से फॉलो उसको करते हैं। वाह। तो एक काशी का तो मैंने आपको यहाँ से बोला। काशी और बनारस बहुत ही लेटर एडिशन है। इससे पहले वाराणसी का भी जिक्र आता है। अच्छा। वाराणसी का जिक्र आता है अथर्ववेद में। ओके। वाराणसी जो है वो रिवर बरना से है, और भी उस वाराणसी का जो है एक खास तरह का इलाका होता था जहाँ के पेड़ मशहूर थे। अच्छा। तो बहुत सारी जगहों का पेड़ों से नाम होता था। ओह। तो वरुणा नदी के किनारे जो चीज वो थी, उससे भी वाराणसी की उत्पत्ति होती है। एक कॉन्टेक्स्ट इसमें ये आता है, करीब 8-10 इंटरप्रिटेशन है। देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा सबकी अपनी कहानियां हैं, सबकी अपनी, इसीलिए वही एवरीबॉडी हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन। मैं वही कहना चाह रहा था कि बनारस के साथ जो है ना, वहाँ पे स्टोरीज, नरेटिव्स, आख्यान, मिथ, पुराण, ये सबका समावेश है। आप एक घाटिये से बात करिए, आप एक BHU के प्रोफेसर साहब से बात करिए, या संकट मोचन के महंत से विश्वम्भरनाथ मिश्रा साहब से बात करिए, सब लोग एक चीज़ तो बोलेंगे आपसे कि देखिए बनारस जो है 5000 साल पुराना है। ये सच बात है, इसको कोई डिनाई नहीं करता। बाकी सबकी अलग थ्योरीज होंगी। इनवायबल ट्रूथ। हालांकि वो बहुत सच नहीं है, ठीक है, लेकिन है। चलिए 5000 साल अगर हम मान के चलें तो ठीक है। तो जो ये नरेटिव्स और मिथ्स हैं, इसमें एक कहानी बनारसी के ऊपर जो आता है कि एक राजा बानर हुआ करते थे। ओके। राजा बानर जो थे वो लोकल एबोरिजिनल रूलर थे। ओके। जो कि आर्यों ने जिनको जीता, और फिर जब वो जीते, लेकिन बानर से एक बनारसी देवी की वो पूजा किया करते थे। वो अच्छा। बनारसी देवी की मूर्ति अभी भी बनारस में है, इसका जिक्र मैंने इसमें किया है। और वो मूर्ति भी जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो हमारे, और चूंकि वो एबोरिजिनल गॉड थी, जिसको हम लोग कहते हैं निगम और आगम, तो वो लोग आगमिक वाला जो पार्ट होता है। ओके। बनारसी देवी की मूर्ति अगर आप देखेंगे तो शी इज जेट ब्लैक। ओके। जेट ब्लैक, मैंने इसे जेट ब्लैक, लाइक माँ काली। माँ काली वुड बी मोर ब्यूटिफुल, शी स्टिल हैज सम काइंड ऑफ एक्विलिन फीचर। ओके। बनारसी देवी हैज अ वेरी well, not grotesque, but definitely very flat features. Okay. You cannot relate that with the supposedly predominant concept of Aryans, Okay. who are blue-eyed and aquiline nose and what have you.
ठीक है. So these are the connection and how the names evolved. And there's a chapter of mine in this which is called the alluring illusions. In this, the names of the city, how it has come over the period of time, that have been described. So Banaras was also called Anandvan. Anando Ghat. Anandvan. Anand. Forest of Bliss. Oh. So Banaras was also called the Mahashamshan. क्योंकि हाँ. of course. सो नेम्स को लेकर जो है बनारस के साथ एक बड़ी अजीब सी चीज़ जुड़ी हुई है. बनारस कहाँ से पड़ा? तो बनारस बनारसी का वाराणसी का अपभ्रंश है. ओके. वाराणसी नाम अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, थोड़ा समय अब बहुत पीछे न जाके मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करता हूँ कि शहर का नाम कैसे लोक में शामिल होता है. आज अगर आप एक बनारसी से बात करें तो वो बनारस बोलेगा. आप वहीं से यू स्टेप इनटू अ टेम्पल, वहाँ आपको काशी नगरी, सही बात है, मंत्र उच्चारण में आपको काशी सुनाई देगा. काशी निवासी और जम्बू द्वीपे और हम लोग जो बोलते हैं भरतखंडे. तो और यही अगर आप चले जाइए म्यूनसिपैलिटी में तो वहाँ पे वाराणसी आएगा. हालांकि वाराणसी इज ऑल्सो एन वेरी एंशिएंट नेम ऑफ काशी. लेकिन वाराणसी का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 1954 में बुद्ध के 2500वीं बर्थ सेंटेनरी में, शताब्दी में, बनारस का नाम चेंज करके उन्होंने वाराणसी रख दिया. तब से वो ऑफिशियली में वो वाराणसी है, लेकिन लोक की भाषा में बनारस है. और आप अगर चले जाइए थोड़ा संस्कृताइज्ड और मंदिर और पूजा पाठ के उसमें, तो वो काशी है. वाह. एक ऐसी सिटी है जहां पे एक बहुत परफेक्ट फ्यूजन दिखता है खाने का, आर्ट का, म्यूजिक का, प्लस एक डार्क साइड भी है. अगर आप शमशान देखना चाहें, सबकी एक मतलब एटलीस्ट इंडिया के बहुत सारे हिंदुओं का एक फेथ है कि हम कभी जाएं तो हमें भैया बनारस में देना. अब जितने आजू बाजू वाले उस विसिनिटी में रहते हैं वो तो चले भी जाते हैं. जब बॉडी डेड हो जाती है तो कई घर वाले लेके बनारस ही क्रियाकर्म करने लेके जाते हैं. नागास का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, कम्युनिटी है वहाँ पे बेस्ड. फिराक साहब का एक शेर है. हाँ. कथा कलाम माफ चाहूँगा मैं जी प्लीज. फिराक साहब का शेर है, मौत रात भर गीत गाती रही, जिंदगी झूम झूम जाती रही. बनारस इन एसेंस यही है. देयर इज अ वेरी वंडरफुल कोरिलेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन दैट सिटी. ट्रू. तो द मोर यू सी डेथ, the more you celebrate life. And there is a kind of आप नॉर्मल बनारसी को देखिए तो उसको ही इज़ वेरी इनडिफरेंट टू डेथ. हम लोग भी बचपन में जब देखते थे बनारस में, तो मैंने इसमें लिखा भी, अब इंग्लिश पाठक को कितना समझ में आएगा नहीं, आप अप्रिशिएट करेंगे ज़्यादा, कि एक हम लोग देखते थे बच्चे में कोई लाश जाती थी अगर, जो कि अक्सर इट्स अ कॉमन साइट इन बनारस, तो हम लोग एक डीटी, एक तरह की वो गाना गाते थे कि राम नाम सत्य है, मुर्दा बेटा मस्त है. सही बात. अब इसके पीछे का ह्यूमर आप देखिए. इट शोज दैट दी मतलब बनारसी और बाकी लोग जो हैं थोड़े वो हो जाएंगे, बाकी शहर में आप डेड बॉडी जाते हुए देखिए तो पीपल बिकम सो सीरियस एंड सो दिस थिंग. बनारस इट्स कॉमन. बनारस में इतना ज़्यादा ये सब है, तो उससे क्या होता है कि जब आप डेथ को बहुत करीब से देखते हैं तो उतना ही करीब से आप जिंदगी को भी जानते हैं. तो आपका जो प्रश्न का जो पहला भाग था कि फूड, कल्चर, और जिसको कहा जाए कि दी गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, द मेन एसेंस ऑफ लाइफ, वो आपको हर मात्रा में बनारस में मिलेगा. उसका कहीं ना कहीं से हमें यही कारण मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया कि बनारस का सबसे पहले जो बनारस का एक जो वो था महाशमशान. महाशमशान में लोग आते थे बिकॉज बनारस का एक वो था कि यहाँ पे शिव तारक मंत्र आपके कान में फूंकते हैं. अच्छा. उससे आपको मुक्ति मिलेगी, मिलती है, मोक्ष मिलेगा. हालांकि ये सब पुराने की वो है, लेकिन पहले से भी बनारस का जो महाशमशान का कॉन्सेप्ट था, जो आज का बनारस हम देख रहे हैं जो घाट के आसपास, बहुत लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो पहले वो पूरा इलाका महाशमशान हुआ करता था. पूरे घाट पूरा. ओह. और बनारस कहाँ था? बनारस था राजघाट के प्लेटो के ऊपर, ऑन दी नॉर्दर्न एज. तो
साउथ, हमारे यहाँ दक्षिण को हिंदू धर्म में दक्षिण को बोला जाता है कि वो जितने हम मतलब मैं अशुभ कार्य तो नहीं, जितने हमें वो कार्य जो कि पुण्य नहीं होता है वो करने होते हैं तो हम दक्षिण मुखी या दक्षिणपंथी जो भी हम लोग ठीक है कहते हैं, तो इसीलिए वहाँ शमशान दक्षिण में था। लेकिन व्हाट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि राजघाट को गढ़वालों के बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तहस नहस कर दिया। तो धीरे धीरे द सिटी स्टार्टेड मूविंग इन द साउथ, और ये शहर जो आज हम देख रहे हैं बनारस का, दैट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 15th और 16th सेंचुरी। 15th राधा, क्योंकि तुलसीदास घाट बन चुका था, तुलसीदास की खड़ाऊ जहाँ अभी रखी है, तो वो साउथ वाला पोर्शन जो है 600 साल 700 साल से ज़्यादा का नहीं है जो अभी प्रेजेंट बनारस में। अरे बाप रे। पक्का महल उससे और भी रिसेंट है। पक्का महल वाला जो इलाका है वो 400 साल पुराना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो मैं बोलता हूँ कि बनारस का जो ये इतने सालों का जो एक इतिहास है, अगर आप उसका निचोड़ देखना चाहेंगे तो ये आपको वही पक्का महल और 300 साल के या 400 साल के उसमें मिलेगा, इतिहास में मिलेगा। उसके पहले का किसी को पता ही नहीं है। उसके पहले का पता है, डॉक्यूमेंटेड है, ओके, वेल डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्टर अल्टेकर ने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ बनारस, बहुत पहले उन्होंने 1936 की उनकी किताब है, बट दैट वाज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ राजघाट। ओके, स्टिल उन्होंने उसकी पुष्टि की है कि बनारस वाज नॉट व्हाट वी सी वेयर इट इज नाउ। बाप रे बाप, कितना कुछ है। मैं ये सोच रहा हूँ कितना कुछ है इस शहर के अंदर, कितना कुछ है। आप जब अभी बात कर रहे थे कि डेथ को नॉर्मलाइज करना चाहिए, और वो उस शहर ने एक्चुअली उस चीज़ को सीखा है, उससे ही बस एक दिमाग में अचानक से कबीर स्ट्राइक हुए कि कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। बिल्कुल, कितना और मतलब कबीर का जो बनारस से संबंध है हम सब जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, कितने बड़े बड़े संगीतकार वहां से निकले हैं। घराना है बिल्कुल, म्यूजिक, मतलब मेरे पिताजी पूर्वी अंग, उसको हम लोग पूर्वी अंग कहते हैं। अच्छा, बनारस घराना जो है वो पूर्वी अंग। और सबसे बड़ा जो बनारस का कंट्रीब्यूशन जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि बनारस में एक खासियत रही है कि जो भी उसकी सभ्यता है वो लोक से बहुत जुड़ी हुई है। मतलब इट कम्स फ्रॉम बिलो, ओके, इट डजंट सीप डाउन फ्रॉम द अबव। तो लोक की परंपरा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच रही है। इसका आपको पूर्वी अंग में जो बनारस घराना, उसमें आपको मिलेगा कि हारमोनियम को, मुझे याद है मेरे पिताजी भारत भवन में जब हुआ करते थे तो हारमोनियम वहाँ पे अलाउड नहीं था, क्योंकि हारमोनियम इज a luxury around that time. No, harmonium is basically a Western instrument which was not allowed in a classical this thing. लेकिन हारमोनियम बनारस के बहुत सारी चीज़ों में जुड़ गया है। उसी तरह से शहनाई को कहीं से क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा नहीं था। ये तो बनारस में बिस्मिल्लाह खां ने जो शुरू किया, उसको जाके तबला, आप देखिए कि जो ध्रुपद और जो पुराने धमार और इस सब में तबला नहीं, नाल होता है। हाँ, तबला भी जो है वो परंपरा जो है वो बहुत धीरे धीरे, और उसमें पूर्वी अंग का बहुत बड़ा योगदान है कि उसको क्लासिकल म्यूजिक में शामिल होने में। तो हारमोनी के लिए क्या यूज होता होगा जब हारमोनियम नहीं था? हारमोनियम जब नहीं था तब बेसिकली जो फिलर्स होते थे, जैसे तानपुरा होता था। ओके, आप अगर देखिए अभी भी जो कन्वेंशनल सिंगर्स हैं, तानपुरा, आप किशोरी अमोनकर को कभी हारमोनियम बजाते हुए नहीं देखेंगे, या कभी आप उनको, या भीमसेन जोशी को या कुमार गंधर्व को कभी आप हारमोनियम वो करते हुए नहीं देखेंगे। सही बात है। तो ये सब चीज़ें जो थी बनारस के साथ, कि वो लोक की चीज़ों को लेकर इतना पॉपुलराइज कर दिया, वही चीज़ जो खाने में वही चीज़ है, आपके संगीत में वही चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस में क्या है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेता है। जब भी कोई बहुत गंभीर चीज़ होती है वो अपने तरीके से उसको ट्विस्ट कर देता है। तो बनारस की जो ठुमरी है वो भी लखनऊ की ठुमरी से बहुत अलग है। अच्छा, बनारस की ठुमरी में एक सिडक्टिवनेस है, बनारस की ठुमरी में एक एरोटिसिज्म है। क्या
बात। बोल बनाओ ठुमरी और बोल बांट की ठुमरी। लखनऊ में बोल बांट की, यहाँ बोल बनाओ की ठुमरी। तो कितना कुछ है। बनारस जो है, अगर आप इसकी सटलिटीज को देखिए तो कमाल है। मतलब मैं तो ये लिखा हूँ, मुझे तो लगता है कि एक एक चैप्टर के ऊपर एक एक किताब, इसके वॉल्यूम्स बन सकते हैं। हाँ, सही बात है। बन सकते हैं। कितना कुछ। फूड की अगर बात करें, मतलब एक बहुत इंटीग्रल रोल प्ले करता है बनारस के इतिहास में, उसके हेरिटेज में, उसके कल्चर में। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज भी आप बनारस के कभी घाट में जाएं, मक्खन मलाई मिलेगी, गरम गरम दूध मिलेगा केसर का। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ इवॉल्व विद टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा से 200-500 साल से यही रहा होगा। इट मे हैव इवॉल्व विद टाइम, बट ड्यूरिंग योर रिसर्च व्हाट डिड यू फाइंड? क्या था पहले का फूड और अब कैसे इवॉल्व हुआ? कुछ बदला नहीं। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। एक किताब है वाघ मंजरी, मैं उसका पूरा नाम अभी भूल रहा हूँ। ठीक है। उसमें डॉक्टर मोती चंद ने उसका एक संक्षेप में एक कॉन्वर्सेशन है, एक ब्राह्मण अपने गुरु को बुला रहा है अपने घर में, तो उस दौरान उसको क्या क्या चीज़ें बनानी है, उस चीज़ को बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, वो जो लिस्ट है वो किस किस तरीके से उसको बनानी है, और वो खानों का जो नाम मैंने इसमें कहीं जिक्र किया है, वो जो, तो आप अगर राम भंडार में अभी जाएंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आपको वो खुशबू 600 साल पहले जो वाघ मंजरी में लिखा हुआ है, वो खुशबू अभी भी राम भंडार में आपको मिलेगा। वही कचौड़ी मिलेगी आपको, वही आपको जो है वो सब्जियां, और सब्जियां में भी जो उसकी जो सुबह के ब्रेकफास्ट की सब्जी होती है, बनारस के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग खासियत है खाने को लेकर। आप दिल्ली में रेस्टोरेंट में कभी भी जाइए, आपको साल भर मटर मिल जाएगा। हाँ। और बनारस में पनीर का कल्चर नहीं है, ये अब आया है तो हाँ, नहीं, हाँ, सही लेकिन हम लोग जब बच्चे थे 70s 80s में जब वहाँ पे, तो पनीर का कोई कल्चर ही नहीं हुआ करता था। पनीर ना होकर छेना होता था जिसका मिठाई बनता था। और जो सब्जियाँ होती थी, अगर आप जाड़े में कचौड़ी और सब्जी खाएंगे कचौड़ी गली में या ठठेरी बाज़ार में या राम भंडार ठठेरी बाज़ार में ही, तो वहाँ पे आपको जो जाड़े की जो सब्जियाँ हैं वो मिलेंगी। तब मटर मिलेगी आपको। तब आपको मटर मिल सकता है। और अगर आप गर्मियों में जाइए, तो गर्मियों का समय जो होता है, गर्मी और बरसात का एक समय आता है जहाँ पे कि सब्जियाँ बहुत कम हो जाती हैं। सही बात। तो आपको वहाँ मिलेगा काला चना और आलू, जो हम अभी झेल रहे हैं वही वाला समय है। लेकिन उसके जो मसाले हैं, मैंने किसी से पूछा, ऐसी एक हलवाई थे, तो वो बताया कि यार आप लोग ऐसा क्या डालते हो कि ये बनारस की जो सुबह के नाश्ते की जो सब्जी है, जो आप कचौड़ी के साथ देखते सही हो, बात है, उसका टेस्ट आप हिंदुस्तान में कहीं भी घूम लीजिए वो टेस्ट नहीं मिलता। तो उसने मुझे एक चीज़ बहुत बताया, जो कि हमने कोशिश की लेकिन आई वॉज अ फेलियर। वो ऑफकोर्स उसका प्रोपोर्शन, पत्थर के फूल होता है, आप देखे होंगे। पत्थर के फूल एक मसाला होता है। अच्छा। जो कि बेसिकली काई है, जो कि पत्थर के ऊपर जमता है, और वो इट्स स्पाइस, वो मिलता है, एल्गे, समथिंग काइंड ऑफ एन एल्गे, काइंड ऑफ एल्गे, और वो आपको मसालों की दुकान में मिल जाएगा। इट्स एन एक्सोटिक स्पाइस। वो पत्थर के फूल जो है वो सब्जी में लास्ट में या पहले डालते हैं, कहीं से लोग यूज करते हैं। क्या बात। और खाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये एग्जिस्ट करता है, मुझे ये नहीं पता। आपको मैं बताता हूँ, राम भंडार जो दुकान है मिठाई की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसका मैं, और कितने ज़्यादा लोग जुड़े रहते थे। बनारस के लोगों में एक और खासियत है कि वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा ओत-प्रोत रहते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो इंडिपेंडेंस के समय जब ये तिरंगा वाला मूवमेंट चल रहा था, तो राम भंडार की जो दुकान है, वहाँ पे जो ओनर थे उसके, उन्होंने अपने तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उनकी मुखालफत करने का तरीका ढूंढा। और मैं आपको बताऊं तो, और वो अभी भी मशहूर है, उन्होंने एक बर्फ़ी बनाई, और उस बर्फ़ी में 3 लेयर थे। सबसे ऊपर वाला जो लेयर था वो था केसर का बना हुआ, सैफ्रॉन, मतलब वो केसरिया। बीच वाला जो था वो नॉर्मल खोए का था, सफ़ेद, और सबसे नीचे वाला जो था वो पिस्ता का हरा। एंड दैट वाज हाउ ही रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस थिंग। तो ये भी देखिए कि फूड से क्या, हाउ कैन फूड बिकम अ वेपन ऑफ प्रोटेस्ट। भाई साहब कितना कुछ है इस शहर में। तो मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं कि 5000 साल पुराना शहर है, 5000 पुरानी सभ्यता है, तो ऑब्वियसली
आप कितना ही कोशिश कर लो रिसर्च का, वो हमेशा कम ही पड़ेगा। इस पे कितनी सीरीज़ें बन जाएं, कितने डॉक्यूमेंट्रीज बन जाएं, वो हमेशा कम पड़ेगा ही पड़ेगा। वन थिंग आई एक्चुअली वांटेड टू स्पीक टू यू, जो आपने बुक में भी मेंशन किया, वीवर्स के बारे में। बनारसी सिल्क बहुत पॉपुलर है, उसका कल्चर भी बहुत पहले से आ रहा है, वो भी बहुत नया कल्चर तो नहीं है, काफ़ी पहले का कल्चर नहीं है। बिल्कुल, ये मैंने पता किया इसको रिसर्च करते समय कि अमूमन लोग कहते हैं कि ये जरदोजी की कला और ये सब जो है ये जो है ये पर्शिया से आया बेसिकली। अच्छा। और मुसलमानों के साथ आया। दर्जी शब्द का हमारा इक्विवेलेंट नहीं है हाँ। हिंदी में, दर्जी। दर्जी। तो सिले हुए और सिला हुआ काम का जो फिनासे है हाँ। वो हमें वहाँ से लेकिन ये बात सच नहीं है। अच्छा। क्योंकि बनारस में कालबट्टू का जिक्र बहुत पहले से है। वो भी एक वो भी एक कला थी जिसमें कि सोने के तारों से उस पे काम होता था कपड़ों पे। तो कपड़ों को जोड़ा जाता है, स्टिच किया जाता गुप्ता एरा में भी होता था और पहले होता था। है। और बनारस के में जो सिले हुए उसका जो मैं बता रहा हूँ कि जो बुद्ध का जो उनका जो ओढ़ने वाला जो था अटायर था जब व्हेन ही डाइड, तो दैट वाज मेड इन बनारस। और वो बनारस का फाइन वो मसलन था जो कि उनके लिए बना हुआ था। तो जाहिर है कि जब वो होगा तो उसमें वो जरी बूटे और ये सब के काम भी होते होंगे। तो इट्स नॉट दैट न्यू। वीवर्स की जो अभी परंपरा बनारस में है, हाँ। उसका तार जोड़ता है हमारे पास मुसलमानों से। ओके। इसलिए क्योंकि वीवर्स जो हैं अंसारी कम्युनिटी के हैं जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स हैं। ओके। लेकिन उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कभी जो है वो हिंदू रहे होंगे, बाद में उन्होंने एक सिंक्रेटिक परंपरा वहाँ आप देखिए कि वो बनारस में कि वो सब त्यौहार मनाते हैं जो कि हिंदू भी मनाते हैं, और वीविंग का काम जो हिंदू करते हैं वो सब जगह जाते हैं जहाँ के कि मुस्लिम हिंदू जाते हैं। लाट भैरव एक है वहाँ पे जगह। क्या है लाट भैरव? लाट भैरव में एक लाट है जिसको कि भैरव के उससे हम लोग पूछते हैं। ओके। लाट का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत ही ब्लडी इतिहास रहा है। ओके। एक ज़माने में जो हिस्टोरियंस का इंटरप्रिटेशन है कि वो एक स्तूप रहा होगा, ओके। बुद्धिस्ट स्तूप। ओके। लेकिन उसको जो है वो जिक्र है कि उसको तोड़ के गिरा दिया गया। 1809 में एक बहुत भयंकर राइट हुआ था हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, तो उसमें ये जो है उसका थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। लेकिन अभी वहाँ पे जो उर्स लगता है, वहाँ गाजी सलार महमूद का भी वो है, गाजी मियाँ भी पूजे जाते हैं, वहाँ लाट भैरव भी पूजे जाते हैं, और दोनों एकदम बगल बगल में है। क्या बात है। और वो ज़्यादातर ये है कि वो अंसारी कम्युनिटी के लोग वहाँ जाते हैं। ओके। तो कमिंग बैक टू द वीविंग दिस थिंग, ये लोग अपने आप को मोहम्मद साहब का वो मानते हैं कि इन लोग वहाँ से आए और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जो यहाँ बनारस में जो मुस्लिम शासन रहा है उसमें ये पले बढ़े, और इनको रोज़गार के बतौर इनको वीवर बना दिया गया और ये सब। तो अभी जो है नीलोश्री विश्वास ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमन्स एंड स्टोरीज। उसमें उन्होंने जिक्र किया है अभी के वीवर्स का, जो कि 19th सेंचुरी में ज़्यादातर जो यादव्स हैं, हाँ। ज़्यादातर जो वो जिनको हम कहते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी जो जिनको आज हम कह रहे हैं, जो पारंपरिक तौर से खेती या गांव के उससे जुड़े रहे हैं, उन लोगों ने जो वो 19th सेंचुरी में जो एक अकाल का दौर आया था, वो मास माइग्रेशन करके वो बनारस आए, और बनारस आने के बाद से उन्होंने इसको वीविंग का काम भी शुरू किया। ओके। और अभी भी वो वीविंग का काम करते हैं, और उनमें से बहुत से हैं जो कि एक आज के समय में दे हैव कार्व्ड अ निश फॉर देमसेल्व्स एंड आर गुड आर्टिस्ट्स। एंड दे आर नॉट जस्ट इनटू सिल्क, ये भी एक मतलब एक No, not just into silk. हाँ, they are into many things. Because Banaras has been weavers this thing for years together. Centuries. यहाँ के जो कपड़े, यहाँ का कॉटन, जो कतान मैं बोल रहा हूँ आपका, सही बात। आपका कतान जो होता था वो मशहूर था। मतलब एक जगह कोट किया है, वो कोट तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, जहाँ पे कि हमारे जिन्होंने हमें अंग्रेज़ी वो किया, लॉर्ड जिन्होंने अंग्रेज़ी बोला कि आई वांट
Indians to be English in thought and Okay. I'm forgetting the name. Mountbatten. नहीं और पहले ओके. तो उन्होंने लिखा है कि द कॉटन ऑफ बनारस ड्रेप द गाउन्स ऑफ द यूरोपियन लेडीज इन वर्साई एंड पेरिस एंड ऑल दैट. तो आप उससे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है. मतलब अगर इतनी रिच हेरिटेज और इतनी रिच लेगेसी है और उसको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता तो समवेयर डाउन द लाइन हम पीछे हैं. उसको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए. देखिए वीवर्स ऑफ बनारस में एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग स्पिरिट है. जब ये इंग्लिश कॉटन वाला जो चल रहा था और इंग्लिश डोमिनेंस ऑन ऑल, तब भी बनारस के जो वीवर्स थे दे कंटिन्यूड विद देयर ओन स्टाइल ऑफ वीविंग. कहीं से उनके ऊपर कोई वो नहीं हुआ और दे कंटिन्यू अनलाइक बंगाल जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा. और सत्यजीत रे की वो फिल्म भी जो है घोरे बायरे जिसमें वो दिखाया है द्वंद उसका जहाँ पे आके कहते हैं वीवर्स कंप्लेन करते हैं जमींदार से और ये सब, वो बनारस में नहीं था. और बनारस में ये चीज़ नहीं होने का सबसे बड़ा कारण था कि बनारस के वीवर्स ने अपनी एक परंपरा को कहीं से डाइल्यूट नहीं किया. अपनी एक छाप छोड़ी रखी है. छाप छोड़ी है. मैकेनाइज्ड वीविंग से वो सदा बहुत दूर रहे हैं और वो आज भी शायद सब्सटेंशियली दूर ही है. सब्सटेंशियली दूर है क्योंकि बनारसी साड़ी के साथ क्या है, हालांकि अब क्या हो गया है कि मशीन चाइनीज सिल्क और इस सब का बहुत ज़्यादा एक वो अतिक्रमण हो एनक्रोचमेंट हो गया है हर जगह. लेकिन तब भी अगर आप जाएंगे 2-3 इलाके जो वहाँ के हैं, जैसे मदनपुरा का इलाका एक है वहाँ पे, और अगर आप साउथ बनारस की तरफ जाइए, ये काशी रेलवे स्टेशन के बगल की जो बस्तियाँ और ये सब जगह, तो वहाँ अभी भी वीवर्स जो हैं वो अपने उसी ट्रेडिशनल वे में आपको सूत काटते हुए मिल जाएंगे. और उनका एक ड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग है जिसको कि सोशियोलॉजिस्ट ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया. नीता कुमार की एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि वाई वीवर्स वेयर लुंगी. वाई? यस, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रू. वहाँ पे इवन जो वीवर्स जो थोड़े पैसा कमा के दे बिकम रिच एंड डू द मिडिल मैन वाला काम, वो भी जो है लुंगी पहन के ही आपको मिलेंगे. अगर बनारस की गलियों में जाइए तो लुंगी के साथ सबसे अच्छा वो है कि इट इज़ जब वो हैंडलूम पे बैठता है तो ही कैनॉट वेयर अ स्टिच्ड समथिंग विच कॉन्स्ट्रेन जो वो द लेग मूवमेंट एंड ही हैज टू स्प्रेड हिज लेग देन क्लोज हिज लेग एंड डू लॉट ऑफ मूवमेंट व्हेन ही इज वीविंग अ क्लॉथ. और वो जब वो चलाता है लूम चलाता है तो ये जो है ये ड्रेस का भी जो कहाँ से लोगों ने इसको किससे जोड़ा है और ये दिखाता है कि एक सहजता, दैट फोकस ऑन देयर आर्ट रादर देन देयर एनीथिंग एल्स. और अब तो वो उनके लिए लेगेसी बन गई है. मतलब वो प्राउड फील वाली बात है कि हम लुंगी पहनते हैं, ये हमारी चीज़ है. क्या बात है. इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया. जब हम लोग बात कर रहे थे वो मिस हो गया कहीं पे कि ऐसा क्या है बनारस में कि आपने शुरू किया कि सेजेस. सही बात है. खाली सेजेस से शुरू करिए तो अभी 20वीं शताब्दी के टिल द मिड ऑफ 20th सेंचुरी इवन लेटर जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, खास तौर से हिंदी लिटरेचर के या संस्कृत के या म्यूज़िक का आपने नाम लिया ही, वाई इट इज़ बनारस. तो मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल था कि वाई देयर आर प्ले. अब जैसे कि अगर आप मॉडर्न आर्ट में जाएं तो पेरिस में देयर इज़ नो पेंटर, मॉडर्न पेंटर, सैयद हैदर रज़ा से लेके हुसैन से लेके पदमसी से लेके हु हैज़ हैड नॉट मेड हिज बेस इन पेरिस. ट्रू. पेरिस से ही वो उनको बहुत सारा. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है विच इज़ कॉल्ड जीनियस लोसाई. Genius loci, okay. Genius loci is a place which somehow or the other inspires you, whether in theology, whether in art, or somehow it has that I would rather say कि वहाँ you feel you get some very epiphanic, some kind of like ऋषिकेश में साधुओं को एक अलग साधु जैसे ऋषिकेश is genius loci of this thing. Spirituality. हाँ, spirituality. गालिब का एक शेर है, इस पे बहुत इंटरेस्टिंग शेर है. मुझे लगता है कि गालिब बनास को सोच के ही ये शेर लिखे होंगे. ठीक है. वो है आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में. आई गेट दिस टॉपिक्स एंड थॉट्स इन माई और म्यूज़. आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में,
गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। अब शरीर खामा मतलब होता है द साउंड ऑफ द पेन, ओके, साउंड ऑफ द पेन, एंड नवाए सरोश इज द साउंड ऑफ द एंजल. So when you are sitting in such a place, automatically you get these ideas and you get those, something which is very 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 which cannot come to you in a normal course of time. बनास के साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग खासियत है. तो कि जो भी इंटेलेक्चुअल जाएगा वहाँ ऑटोमेटिकली शायद जितने पुराण लिखे गए वो आपकी गलियों में लिखे गए बनास के, जितने 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी में जो साहित्य लिखा गया, चाहे वो शेमेंद्र का हो, चाहे वो कृष्ण मिश्रा का हो, वो सब वहीं वाक मंजरी और ये जितने वो हैं सब उसी समय लिखे गए, उसी दौरान लिखे गए. और तो और रामचरितमानस वहीं लिखा गया, कबीर ने अपनी सब कविताएं वहीं लिखी है. तो क्या हिस्ट्री है, क्या हिस्ट्री है. सबने जीवन में कभी ना कभी ये कविताएं पढ़ी होंगी, ये दोहे पढ़े होंगे, ये श्लोक पढ़े होंगे. सबके जीवन में इस तरीके से बनारस आया. अमूमन हर इंडियन शादी में कोई ना कोई कभी ना कभी बनारसी सिल्क की साड़ी ज़रूर पहनता है. उससे वहाँ कहीं ना कहीं संस्कृति जुड़ गई. बनारस घराने के जितने संगीत है वो भी आपने कभी ना कभी जीवन में उसका सेवन किया होगा. बनारस की मिठाइयाँ आपने कभी ना कभी चखी होंगी. बनारस की जो कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसके दिल में, अगर वो अपनी परंपरा और अपने संस्कारों से जो जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसके कहीं ना कहीं उसके दिल में बनारस, और वो उसको अपने पूरे के पूरे अस्तित्व से न जोड़ता होता हो. तो ये सब चीज़ें, अच्छा हिंदुज़म के साथ साथ बनारस में क्या रहा है कि भाई मैंने जो बताया आपको जीनस लोसाई वाला, वहाँ पे इस्लाम भी आया था सोड से, लेकिन वहाँ पे इस बनारस में पहुँच के इट इवॉल्व इन इट्स ओन सेल्फ. वहाँ के बहुत सारी चीज़ें उसने अपने आप में अपना ली. और यही एक खासियत है कि हिंदुइज़्म बनारस का जो सर्वाइवल है हिंदुइज़्म का, जो मैंने लिखा है इनक्यूबेटर ऑफ हिंदुइज़्म, कि वो सब चीज़ों को समाहित कर लेता है. एंड पीपल हु वांट टू स्टिल मेंटेन देयर आइडेंटिटी, लेकिन वो उसके साथ जुड़कर ही मेंटेन कर सकते हैं. चाहे वो सिख हो, चाहे वहाँ के बहुत गुरु नानक साहब वहाँ गए थे, चाहे क्रिश्चियंस का जो एक लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी का रहा है. तो धर्म का जहाँ पे, अरे सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि बुद्ध क्यों सारनाथ आए तो प्रवचन धर्म चक्र का वो करने के लिए क्यों आए वो वहाँ पे. ही हैड दिस, ही न्यू कि बनारस इज द प्लेस जहाँ से कि हम उसको अपना संदेश को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो उस समय से वहाँ का एक सेंटर रहा है. जीनस लोसाई. क्या बात है, क्या बात है. इस किताब के बारे में मैं सिर्फ वही बोल सकता हूँ जो इस किताब के स्टार्टिंग के कुछ पन्नों में लिखा है. यू स्टार्टेड द बुक बाय सेइंग कि बांग्ला में एक शब्द है बोई, विच एक्चुअली मीन्स इन बंगाली कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स सिनेमा एंड ऑल्सो बुक. So life is like a cinema and it's like a book, and I guess इस किताब से आपको सिनेमा और बुक दोनों बनारस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, पढ़ने, इमेजिन करने के लिए मिलेगा. थैंक यू वेरी मच वर्तू सिंह फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद मी. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टू डिग डीप इनटू द psyche of Varanasi, Kashi और बनारस. No, your questions also evinced a lot of replies from me. मुझे बहुत मजा आया. You need to have a good person to converse with. True. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया for the compliment and thank you very much for this conversation. Thank you.